नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज के इस परिचर्चा में आपका। साथियों, कल की जो है वो न्यूज़ है, इसी से आगे की मैं जो है वो चर्चा करूंगा। ये द हिंदू अखबार है और इसमें जो न्यूज़ है वो है एटलीस्ट 19 किल्ड इन नेपाल एमिड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल मीडिया बैन। चूँकि ये घटना कल की है, लेकिन नेपाल की स्थिति आज भी जो है वो गंभीर बनी हुई है। सरकार ने जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में ये आंदोलन वहाँ पर हुआ है। तो हुआ क्या कि लगभग 26 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उनमें जैसे आपके यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है और भी अन्य इस प्रकार के, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, यानी कुल मिलाकर ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन शासकों ने जनता को अपनी बपौती समझ रखा है और उनका ये मानना है कि हम जैसा यानी कि एक तरह से सेट करेंगे मामला, उसी प्रकार से ये काम है वो चलता रहेगा। और इसी की वहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई और ये जो प्रतिक्रिया है वो हिंसक रूप है वो लेती गई। जैसे ही ये सूचना है वो लोगों तक पहुंची तो जनरेशन जेड या जनरेशन जेएन के नाम से ये जो एक तरह से फेमस है, अर्थात वो जनरेशन जो 1997 से लेकर और 2012-13 तक पैदा हुई है, इसको जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया यानी 13-14 साल की उम्र से लेकर और 28 साल तक के जो युवा हैं, जो एक तरह से ये स्मार्टफोन के साथ में बड़े हुए हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर के साथ में, यानी कि एक तरह से उनका जो है वो संबंध रहा है और ईमेल मैसेजिंग के माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से, यानी कि एक तरह से वैचारिक आदान प्रदान है वो आपस में एक दूसरे के साथ में करते रहे हैं। तो इस पीढ़ी को जो है वो जनरेशन जेड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इस पीढ़ी के लोगों के द्वारा जो है नेपाल में ये आंदोलन किया गया। हालांकि आंदोलन जो है वो अहिंसक शुरू हुआ था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो शुरू किया गया था, लेकिन सरकार ने जो है आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस उतार दी और पुलिस के द्वारा शुरू में जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस और रबर गोलियां चलाई गई, पैलेट गन्स जिनको कहा जाता है वो चलाई गई और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन इससे जो भीड़ है वो भड़क गई और अनुमान है कि 19 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं वो घायल हो गए हैं और ये आंदोलन आज भी विकराल हो गया। और अब स्थिति यह है कि धीरे धीरे अब ये आंदोलन, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, सभी को एक तरह से जो है सभी इस घटना के शिकार हो रहे हैं, या यूँ कहना चाहिए कि इस आक्रोश के शिकार हैं वो सभी हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को जो है उसमें भीड़ है वो घुस गई, विभिन्न जो मंत्रालय जो है, कार्यालय हैं, उनमें जो भीड़ है वो घुस गई है और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। भीड़ इसलिए भी अनियंत्रित हो गई है क्योंकि नेपोटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद है वो व्यापक स्तर पर है, भ्रष्टाचार है वो व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है, लोगों के जो हक और अधिकार हैं, उनके मूलभूत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है। तो ये एक तरह से जो है असंतोष का जो मूल कारण है वो बनकर उभर रहा है और अब धीरे धीरे यानी कि एक तरह से इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, जनता है, उसमें शामिल होती जा रही है। भयंकर जो है वो अभी जो वहाँ की स्थितियाँ हैं वो देखने को मिल रही है। आगजनी की घटनाएं हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, जो भीड़ है वो हिंसक हो गई है, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि जो है सरकार के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही साथ जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि कैसे जैसे बातचीत के माध्यम से इसको जो है वो दबा दिया जाए।
साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने बैन लगाया था वो बैन भी हटा लिया। जिस मंत्री ने ये बैन लगाया था उस मंत्री ने जो है वो कैबिनेट इस तरह की जब मीटिंग हुई तो उसने त्यागपत्र दे दिया। यहाँ तक कि जो केपी शर्मा ओली जो कि यहाँ के शासक हैं उन्होंने भी जो है वो अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और अब ऐसा सुना जा रहा है कि वो यहाँ से दुबई भागने की फिराक में है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। यानी जब जब इन तानाशाहों या इन जो है गद्दी नशीन लोगों के खिलाफ जब जनता खड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इनकी तबीयत है वो खराब होने लग जाती है और फिर ये इलाज के बहाने से उस देश को छोड़कर फरार हो जाना चाहते हैं। तो ये स्थिति नेपाल में बनी हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के जो तथाकथित प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे अन्य जो लोग हैं, इस प्रकार के जो पदाधिकारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि देश की जनता की आवाज़ को दबाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि आप जनता की आवाज़ को दबाएंगे तो एक सीमा के बाद में ये आवाज़ है इतनी मुखर होकर उभरती है कि उसमें फिर बड़े बड़े तानाशाह है वो धराशायी हो जाते हैं और फिर जनता है वो सबका हिसाब है वो बराबर कर देती है। इसलिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो है शासन का संचालन है वो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पतन नहीं करना चाहिए, जैसा कि भी भारत में मोदी सरकार के 11 साल के शासनकाल में देखा गया है। चाहे हमारी न्यायपालिका हो, सीएजी हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ये यूजीसी हो और चुनाव आयोग हो या अन्य प्रकार के और इस प्रकार के जो संवैधानिक संस्थान है जिनका पतन जिस तरीके से हुआ है ये देश के लिए घातक है। और जिस दिन भारत में भी यदि इस प्रकार का असंतोष यदि उभर गया या इस प्रकार से असंतोष जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया तो फिर इन तानाशाहों का क्या होगा ये अपने आप में एक तरह से देखने वाली बात है। इसलिए मैं आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जो है यहाँ की जो शासन सत्ता करने वाले जो लोग हैं उनको कि जनता की ताकत को कम आंकने का प्रयास न करें, जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ न करें, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग न करें और उनकी शक्ति को जो है क्षीण करने का प्रयास न करें। ये करना है वो घातक हो सकता है। तो मैं ये जो विशेष मैसेज है वो मोदी जी को और गृह मंत्री को और पूरी मंत्रिमंडल और सरकार को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ साथियों जो अभी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद में जनता को इन्होंने पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है गुलाम समझ लिया है। अभी अभी एक ऐसा कानून है वो ये लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने काम के घंटे हैं वो बढ़ाकर जो है वो 13 घंटे कर दिए हैं। यानी अब व्यक्ति जो है सुबह उठकर जाएगा, 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा उसको आने में लगेगा, 12-13 घंटा उसका काम का यानी कि एक तरह से वहाँ पर जो है वो वर्किंग आवर हो गए। यानी जो व्यक्ति फैक्ट्रियों में या जिन भी संस्थानों में काम करेगा वो उसकी जो पत्नी है ना तो वो उनके साथ में यानी कि एक तरह से अपना समय है वो प्रॉपर गुजार सकता है, ना बच्चों के साथ में गुजार सकता है, ना माँ बाप के साथ में गुजार सकता है। वो सुबह जो है वो जाएगा और रात को लेट तक आएगा और उसकी जो पत्नी है वो खाना खाने तक जो है उसका लेट नाइट तक इंतजार करती रहेगी और सुबह फिर उससे उठकर चला जाएगा। यानी वो अपने बच्चों को भी ना तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर जो है वो देख पाएगा, ना पहचान पाएगा और ना बच्चे अपने बाप को पहचान पाएंगे। तो ये स्थिति है वो मोदी सरकार ने कर दी है। इस प्रकार के कानून लाकर अभी ऐसा कानून जो है महाराष्ट्र में लाया गया है फडणवीस सरकार के द्वारा और जो है इस प्रकार के काम के जो घंटे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत घातक है। देश की जनता को गुलाम समझने की गलती इनके द्वारा नहीं की जानी चाहिए और ये गलती जिस दिन जनता है वो भड़क गई और जिस दिन जनता का जो पारा है वो हाई हो गया उस दिन जो है जनता के सामने ये लोग नहीं टिक पाएंगे। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही इनको काम करना चाहिए। मैं यही जो मैसेज है वो सरकार को देना चाहता हूँ और सबक लेना चाहिए इस नेपाल के इस आक्रोश से और इस तख्ता पलट की घटना से। इससे पूर्व
बांग्लादेश में हो चुका है। शेख हसीना की जो सरकार है वो इसी प्रकार से गिरी, और इससे पूर्व श्रीलंका में भी इस प्रकार का हश्र हो चुका है। तो हमारे जो भी ये जो शासक हैं उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। तो ये बात मैं विशेष रूप से जो है शासन और सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, और आप विश्वास करते हैं ज्ञान, विज्ञान, मानवता में और इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस जैसे गोल्डन प्रिंसिपल्स में, तो आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को चुनें। इसके साथ में इसके जो मेंबर बने, और जिस रूप में भी आप पार्टी को मदद कर सकते हैं तन मन धन से, आप जरूर जो है सहयोग करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप को वीडियो अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।